from today we will start quick revision means जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं आई विल ट्राई टू जस्ट डू दिस इन विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब जितनी जल्दी मुझसे हो पाएगा. सो हम आज से लेक्चर 1 और 2 का रिवीजन करेंगे. सो लेक्चर 1 में पहला क्वेश्चन था, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. दैट वॉज कि विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर. तो इसका आंसर था संगम. ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ. संगम डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को बनाया था. और विजयनगर एम्पायर से हमें क्या क्या याद आता है, इसकी कैपिटल हम्पी थी. और हम्पी जो है वो पंपा देवी यानी जो महादेव जी और शिव जी और पार्वती के नाम पे उनको एस्टेब्लिश मतलब नाम रखा था उन्होंने. ठीक है, यहीं पे हम्पी में ही विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल, जिनको लखन दास करके उन्होंने बनाया था. ये शिव से डेडिकेटेड है. और विजयनगर एम्पायर जो है वो हमने देखा कि तुंगभद्रा रिवर उसके बैंक पे था, उसके किनारे था. और इस टाइम पे दिल्ली में जो था वो तुगलक रूलर का चल रहा था. और जो बहमनी एम्पायर था उसने विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्य में बोला था, क्योंकि ये एक्चुअल में हम्पी जो है वो कर्नाटक में ही पड़ता है. अगर स्टेट भी पूछा जाए तो नाम दे करके, तो वहाँ पे हम कर्नाटक ऑप्शन लगाएंगे. और ये जो विजयनगर एम्पायर था इसको हरिहर बुक्का ने 1336 में मतलब बनाया था. और ये हरिहर बुक्का या विजयनगर एम्पायर के लोग ये सामंत थे काकतीय डायनेस्टी के, जो कि हमारे उसकी कैपिटल थी वारंगल काकतीय की. और इसमें 4 डायनेस्टी हुई विजयनगर एम्पायर में. संगम 1336 से 1485, और सुलुक जो हुई थी 1485 से 1505, तुलुक हुई 1505 से 1570. और इसी के फेमस रूरल थे कृष्णदेव राय. और इन्हीं के टाइम पे जो व्यवस्था थी क्या कहते हैं टैंक वाली, वो फेमस थी. और यहाँ पे एक अनंत राज सागर टैंक वो भी बनवाया गया था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ही. और अराईबीडू जो कि लास्ट थी 1570 से 1605. और अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी विजयनगर एम्पायर के बारे में और है तो और देख लेंगे. जितने पॉइंट्स मुझे और रिकॉल हो पाएंगे मैं बता दूंगी क्वेश्चन में. और बाकी एक क्विक है कि आप जल्दी से फटाफट से सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो. तो ये था पहले क्वेश्चन के बारे में पूरा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ द डैश थ्रू सोशल और सेल्फलेस एक्शन. तो रामकृष्ण मिशन मेनली उसका मोटो क्या था, तो वो था साल्वेशन यानी मोक्ष. और अगर हम देखें तो रामकृष्ण मिशन मतलब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गुरु थे किसके, विवेकानंद जी के. और इन्होंने 1897 में बेलूर मठ में मतलब बेलूर मठ बनाया था. और इनके बचपन का नाम मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था. और अगर बात करें विवेकानंद जी के बारे में तो उनका बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्ता था. और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले, प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश में था और उद्बोधन बंगाली में था. इनका जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था. और इनकी जो मृत्यु यानी डेथ हुई वो 4 जुलाई 1902 को हुई थी. और 12 जनवरी को ये हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे. लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे पूछा जाए तो वो हम 12 अगस्त को मनाते हैं. और नरेंद्र नाथ दत्त या विवेकानंद जी की जो बुक है वो है कर्मयोग राजयोग. और इन्होंने 1893 में शिकागो में स्पीच भी दिया था. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल जो कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट को इनटू द एनर्जी. ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. और 0.5 से इसकी जो 1 माइक्रोमीटर इसका जो होता है वो व्यास होता है. अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं. और सेल क्या होती है, सेल फंडामेंटल यूनिट होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं इसे. सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में 1665 और 1664 ये डेड सेल में की थी. लेकिन एंटनी वॉन लीवनहॉक ने 1675 में लिविंग सेल की थी और ये की थी पॉन्ड वाटर में. कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है किस में की थी, तो ये भी याद रखेंगे. सेल ऑर्गेनेल क्या और कौन कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जैसे अगर हम बात की जाए तो ये होता है प्लाज्मा और ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का. साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऐसे ही जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में बना होता है सेलुलोज का, फंगस में बना होता है कटिन का,
चाइटिन, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और ये स्लाइम नहीं वो बच्चे खेलते भी हैं वैसी होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। राइबोसोम क्या होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और सेल ऑर्गेनेल जो होता है मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, अगर आपसे जैसे सेल ऑर्गेनेल ऑप्शन दे दिया तो वहाँ पे राइबोसोम होगा। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोलस से बनते हैं प्रोटीन जो है वो राइबोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक तो स्मूथ हो गया और एक रफ़ हो गया। जो रफ़ वाला होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे करके डॉट होते हैं, वो राइबोसोम की वजह से, प्रोटीन की वजह से होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन और लिपिड्स का और फैट्स का, वो सब कौन करता है, वो करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज़ और याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अब हम आएंगे अभी, हाँ आगे भी है गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस है उसमें 2 फेज़ होते हैं, एक तो सिस फेज़ हो गया जो कि लेता है किसी चीज़ को, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स होता है। और एक होता है ट्रांसफेज जो छोड़ता है किसी चीज़ को, ये कॉनकेव शेप का होता है। गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि इसका काम होता है पैकेज करना और डिस्पैच करना, मतलब चीज़ों को बना करके और कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। एक तरीके से इसको जो है डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, और न्यूरॉन स्ट्रक्चर इसका दिया था उन्होंने। पैरोक्सीसोम में हम याद रखेंगे ये ब्रेक करता है फैटी एसिड को, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम में याद रखेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है तमिल वर्ड मोमेंदर का मतलब क्या है। मोमेंदर है संगम पोएम्स में हुआ करता था, इसका मतलब है 3 चीफ। और ये संगम जो डायनेस्टी थी, अभी हमने पढ़ी भी थी ऊपर संगम पोएम्स में, लेकिन संगम पोएम जो है वो 3 BC से 3 AD तक, यानी जो है बिफोर क्राइस्ट से एनो डोमिनी तक लिखी गई थी। और इसमें ये 3 चीफ तो मतलब हो गया, लेकिन हम अगर वो चेरा, चोला और पांड्या के बारे में बात करें तो जो चेरा की कैपिटल जो थी वो बज्जी हुआ करती थी, और इनका जो सिंबल हुआ करता था वो बो एंड एरो, धनुष तीर वाला। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं चेरा, मतलब हमने ही मतलब देखते हैं कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया की आँख पे जो है वो निशाना लगा हो, इस तरीके से चेरा से चिड़िया, बो एंड एरो, निशाना किससे लगेगा, बो एंड एरो से। और इनके जो पोर्ट होते थे वो तंती और मुर्ची, ये 2 हुआ करते थे। ऐसे ही चोला की जो कैपिटल थी वो उरायूर, गंगईकोंडा चोलापुरम, ये भी वहाँ पे क्या, ये भी उसकी कैपिटल हुआ करती थी, और तंजौर, ठीक है। तो चोला किसका हम लोग मतलब जनरली पूजा में यूज़ करते हैं, तो वो टाइगर, जैसे हम लोग मतलब जो देवी वगैरह की पूजा होती है तो उनको चढ़ाया जाता है, और वो टाइगर पे बैठी होती है, तो ऐसे चोला से टाइगर याद रख सकते हैं। उनका जो पोर्ट था वो कावेरी पट्टनम और पोहर था। ऐसे ही पांड्या की कैपिटल क्या थी, मदुरई, और इसकी जो सिंबल था वो था फिश, और फिश या पर्ल्स, या पांड्या से पानी याद रख सकते हैं, तो पानी में फिश होगी। और इनकी जो पोर्ट थी वो थी कोरकई। मूवेंद्रबलम कौन हुआ करते थे, पीजेंट यानी किसान हुआ करते थे। तोलकापियम ये तमिल टेक्स्ट था, सेकंड संगम के टाइम पे लिखा गया था कपाटपुरम में। कोंडा चोलापुरम ये राजेंद्र चोल ने बनवाए थे, यहाँ पर टेम्पल्स हैं। और मेगास्थनीज ने अपनी बुक में पांड्या के बारे में बात की। धम्म महाभाग थे, अशोक ने अपॉइंट किए थे, जो वहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, यानी उसके राज्य में। वेल्लालर कौन हुआ करते थे, रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। फिर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है ज्योतिबा फूले से। और ज्योतिबा फूले जो है वो बोला गया है गुलामगिरी को किस लैंग्वेज में लिखा था, वो लिखा था इन्होंने मराठी में। और ये माली समुदाय से बिलोंग करते थे। और सत्यशोधक समाज 1873 इन्होंने बॉम्बे में बनाया था। सार्वजनिक सत्य धर्म में सभा थी उनकी। सावित्रीबाई फूले 1848 में इन्होंने स्कूल फॉर गर्ल्स बनाया, और ये फर्स्ट टीचर थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमें चूज़ करना था करेक्ट पेयर कि इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। जैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान को इन्होंने फोकस ऑन एग्रीकल्चर, तो ये गलत था, क्योंकि सेकेंड वाला 5 ईयर प्लान जो था वो टोटली इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, ठीक है।
औद्योगिकीकरण के लिए इन्होंने बोला गया था। और फर्स्ट जो एग्रीकल्चर पे था वो था फर्स्ट वाला, जिसमें हमने टारगेट 2.1 रखा लेकिन हम अचीव कर पाए 3.6। थर्ड वाला 5 ईयर प्लान जो था वो सेल्फ रिलायंट एंड जनरेटिव इकोनॉमी पे था, और ये फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पर 1962 में चाइना से वॉर हो गया, 1965 में पाकिस्तान से वॉर हो गया और फेमाइन आ गई। फर्स्ट वाला जो प्लान है वो हमारा 1950 अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, 1951 से 56 तक चला था। सेकंड वाला 56 से 61 तक चला था। थर्ड वाले 5 ईयर प्लान में नहीं हमने ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी मैंने बताया सेकंड वाले में रखा था, और थर्ड वाले 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो था 4.5 से, और हमने अचीव किया था 4.2। फोर्थ वाले का ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रखा था और ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी, इसमें हमने 5.3 अपना लक्ष्य रखा था लेकिन हम 3.3 अचीव कर पाए थे। और ये मतलब बहुत कम इसी वजह से कर पाए थे क्योंकि हमारे थर्ड में वॉर हो गया था। और फर्स्ट वाला जो था वो मॉडल कौन सा था, वो हेरोडोमल था और महान लोमिस मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान हमने लिया कहाँ से, रसिया से, और इसी में 20 ईयर प्लान थे जिन्हें पर्सपेक्टिव प्लान बोला जाता है। 1 अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चला था पहला वाला। सेकेंड वाला पीसी महान लोमिस पे था, थर्ड और फोर्थ वाला गडगिल और फिफ्थ वाला डिपीधर। और सेकेंड वाले में हमने 3 स्टील प्लांट सेटअप किए, राउरकेला जर्मनी उड़ीसा में हुआ, दाऊर के दुर्गापुर जो था वो हमने यूके और वेस्ट बंगाल दुर्गा जी की पूजा की थी यूके के साथ में वेस्ट बंगाल, और भिलाई यूएसएसआर और छत्तीसगढ़ की मतलब छत्तीसगढ़ में है ये। और हमने हेरोडोमल मॉडल यानी फर्स्ट वाला जो था बेस्ड हमारा, उसी में हमने हाईएस्ट ग्रेविटी डैम या कई सारे डैम भी एस्टेब्लिश किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ विच पीएम। तो कौन से पीएम थी, ये थी हमारी इंदिरा गांधी, और ये पहले से नहीं थी तो मतलब ऑब्वियसली बात है हमने इनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया होगा। ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब बाध्य योग्य नहीं है और मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। और उसके अलावा हमने ये रसिया से ली है। जस्टिस वर्मा कमेटी भी इसी से रिलेटेड है, इसी से मीन्स में क्वेश्चन आया था। और ये इन्फोर्समेंट कराता है मतलब फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ का लीगली। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो जब उस टाइम पर 10 ड्यूटीज़ मतलब सरदार सरोवर सिंह कमेटी जो थी बनाई गई उस टाइम पे इनको बनाने के लिए, तो ये उसने 8 ड्यूटीज़ दी, तो लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उनको 10 कर दिया, 5 अपनी तरफ से और 5 इनकी ले ली। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हमारी जो है कितनी ड्यूटीज़ हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फेस्टिवल इन पंजाब जो हम खालसा पंथ की याद में सेलिब्रेट करते हैं। तो खालसा पंथ का मतलब होता है वॉरियर क्लब, वॉरियर क्लास। और ये खालसा पंथ को किसने, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में गुरु तेग बहादुर औरंगजेब अकाल तख्त की जो है स्थापना की थी वो गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी, और गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। और ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैसाखी, जो कि अप्रैल और मई के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बैक एंड स्टिक हम हॉकी में यूज़ करते हैं, बास्केटबॉल ड्रिबलिंग, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग और पाइवोट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बैडमिंटन में फोरहेड, बैकवर्ड, बैकहैंड, स्मैश, ये सब। हाइट कितनी होती है बैडमिंटन नेट की, वो होती है 5.1 फीट। और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। कबड्डी में 7। बास्केटबॉल में मतलब 5 बास्केट, 6 बॉल रखी है उसमें, और 7 डेज पूरा हैंड का यूज़ किया और उसके बाद हमें बेस मिल गया, तो बेसबॉल में 9। और हॉकी में और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, ड्रिबलिंग इसमें भी होता है, बास्केटबॉल में भी होता है यूज़, स्कूप हो गया, अंडर कटिंग और एक्स्ट्रॉफ हो गया। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें क्विक लाइम का हमसे फॉर्मूला पूछा गया। तो CAO क्विक मतलब बहुत जल्दी लिख जाएगा ना ये, जैसे CAOH का होल्ड वाइज वो बहुत देर लिखेगी, तो CAO ऐसे याद रख सकते हैं। और CAOH होता है स्लैग लाइम, जिसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं। COH का होल्ड वाइज प्लस Cl2 एक रिएक्शन होती है जिससे हमारा एक कंपाउंड बनता है COCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, केमिकल नेम होता है ये इसका। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, पल्प और वुड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, और इसे ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं।
अब अगर जो CaOH का होल्डवाइज है यानी स्लैग्ड लाइम की CO2 से रिएक्शन हो जाएगी तो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जिसका अदर नाम मार्बल है, लाइमस्टोन है और चॉक भी है। और CO2 जो है वो 0.036% होता है उसमें इन्वायरमेंट में। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि जिसका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, कौन से ऐसा स्टेट है जहाँ पे या कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। तो विजयवाड़ा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। पहला हमारा था तारापुर महाराष्ट्र जो 1969 में हमने बनाया, काकरापार गुजरात में, रावतभट्टा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा यूपी में, कलपक्कम और कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी यहीं पर लगाया गया कलपक्कम में। और पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो था अप्सरा, और इसमें जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने की बात करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल के आ जाता है। इसमें जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन में वो कंट्रोल रोड और मॉडरेटर्स को यूज़ करके होती है। तो कंट्रोल रोड के तरीके हम उसमें यूज़ कर सकते हैं बेरियम का, ये चैन रिएक्शन को स्लो कर देता है। और मॉडरेटर का काम होता है कूलेंट यानी ठंडा करना, तो उसके लिए हम और मॉडरेटर जो है वो न्यूट्रॉन को डायरेक्टली हिट भी कराएगा, यूरेनियम या जो भी हम उस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, और एज अ मॉडरेटर हम हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जिसमें सरोद सम्राट हम किसको बोलते हैं तो अमजद अली खान को बोलते हैं। सरोद जो है वो तंतुवाद्य यंत्र है और इसको सरोद को बजाने वाले और कौन कौन से हैं तो राजीव तारानाथ हैं, बुद्धदेव गुप्ता हैं, अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है। फिर उसके बाद में है आमिर अली खान, ये तनपुरा और तबला बजाते हैं। किशन महाराज जो है वो तबला बजाते हैं और बनारस घराने से हैं। और पंडित रविशंकर, इनके बारे में हम जानते हैं और ये सितार बजाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कौन सा स्टेट है हड़प्पा सिटी में जो मतलब कौन से स्टेट में हड़प्पन सिटी हमें नहीं मिले हैं। तो ये है उत्तराखंड में हमें कोई भी नहीं मिला है। हड़प्पा जो है वो 2500 से 1750 वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम पे मतलब हमें डिस्कवर हुआ था। और ये रावी जो नदी है उसके किनारे पर है। अगर हड़प्पा में हम बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी या नॉर्दर्न हो जाएगा, और उसके बाद में आलमगीरपुर यानी ये यूपी में सबसे ईस्टर्न हो जाएगा पूर्वी, और दायमाबाद ये चला जाएगा महाराष्ट्र में सबसे नीचे साउथ में, और ये सुतकांगेडोर ये बलूचिस्तान में चला जाएगा पश्चिमी यानी वेस्टर्न पार्ट में। लोथल जो है एंशियंट पोर्ट हुआ करता था, भोगवा में मिला ही हमें, ठीक है। यहाँ पर डॉकयार्ड भी मिला है, वो भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में हमें कोई भी साइट नहीं मिली है हड़प्पा से रिलेटेड। हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहिनी ने मतलब डिस्कवर किया था। R.D. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो यानी राखलदास बनर्जी ने इंदस नदी के किनारे, और ASI यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उस टाइम पे उसके जो मतलब चेयरमैन थे वो जॉन मार्शल थे, और फादर कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। और उसी टाइम पे एक और हमारी सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया के लोगों ने हड़प्पा के लोगों को मेलुहा कहा, वो चल रही थी इजिप्ट में, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी तो एडम स्मिथ, और इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो होती है छोटी। जैसे किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम, पर्सनल इनकम, ये अगर खुद का उसका कोई शॉप है तो उसकी इनकम जो सब कैलकुलेशन होगा छोटा छोटा वो होगा माइक्रो में, मैक्रो में होता है बड़ा। इंग्लैंड में जो J.M. केन्स थे उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी थी, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इरविन फिशर ने मनी इरेजन की थ्योरी दी थी जिसका MB = PT। दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 16, और जल्दी जल्दी कराने का मतलब सिर्फ यही है कि थोड़ी सी देर में आप ये पूरा इसको रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें है फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म, ये मतलब कौन से एनिमल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं तो ये मिलते हैं जू प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होते हैं जो अपने आप से खुद से स्विम नहीं कर पाते हैं। नेक्टॉन होते हैं जो अपने आप से स्विम कर लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन होते हैं जो लाइटॉन में मतलब लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके, इनको हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। और जू प्लैंकटन होते हैं जेलीफिश जो
प्लैंकटन का एग्जाम्पल है, और ये निडेरिया फाइलम से बिलोंग करती है। और जैसे वो लाइट जोन होता है वो होता है जैसे एफोटिक जोन होता है जहाँ पर कोई भी लाइट नहीं जाती है। इसी में दो होते हैं, अबाइसल और ट्वेलाइट। अबाइसल होता है जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती है, और ट्वेलाइट में थोड़ी बहुत लाइट पहुँच जाती है, मतलब सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो डराइव होता है फूड जो हम खाते हैं, स्टोर होता है हमारी बॉडी में। जैसे हर समय जो खाते नहीं रहते हैं कि बोल रहे हैं तब भी खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तब भी खा रहे हैं, तो हम एक बार खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या इसी को हम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोल देते हैं, जो कि लीवर में स्टोर होता है। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज को बोलते हैं, सीरियल शुगर जो है वो माल्टोज को बोलते हैं, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। और जैसे हमारे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से शुगर को क्लासीफाई किया गया है। और आयोडीन टेस्ट जो है वो हम स्टार्च के लिए ही करते हैं, अगर उसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, तो बनी थी ढाका में। और अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था। अमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो सीपीआई को बनाया, ये एमएन रॉय ने। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस मल्हर जोशी और लाला लाजपत राय ने, ये 1920 में बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में एएन देव, जेपी नारायण ने बनाई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 कानपुर, सचिन सान्याल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1920 फिरोजा कोटला में ये बनाई गई थी। दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने बनाई थी। स्वराज पार्टी 1922 सिया दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1909 में अनाउंस किया गया था पार्टीशन होगा, लेकिन और इसी पार्टीशन को जो 1905 में हुआ था बंगाल का, उसे 1911 में मतलब एंड कर दिया गया। और कैपिटल 1912 में कलकत्ता से दिल्ली सेटअप की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु गेव बिग बैंग थ्योरी, तो लेमेटियर ने दी थी। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं। हॉल्स स्टडी स्टेट थ्योरी दी। सोलर सिस्टम जो है वो इमैनुअल कांत ने मतलब टर्म दिया एक तरीके से 1755 में। नेबुला क्या होता है, रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस का, लैप्लेस ने थ्योरी दी 1796 में। और नेबुला जो है वो 4.5 मिलियन ईयर्स अगो एस्टेब्लिश हुआ था, यही अर्थ की एज है। ये भी सीजन मेंस में क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, लास्ट पे आ गए। तारंगमेल डांस, ये गोवा का है। गोवा के और भी हैं, मांडा, गोडे, मोडनी, तालगाड़ी, फुगदी, तारंगमेल, दालो, गौफ, साओजाओ, कुम्मी, रोमत। ठीक है। और एमपी के हैं काकसर, भगोरिया, माछ, खड़ा, नाच भी है, आधा, फूल पत्ती, जवारा, मटकी डांस, तेर ताल डांस, ये एमपी के हैं। केरला कनियट्टम, कालियट्टम, ओट्टम, थुलाल, थय्यम। तमिलनाडु के हैं कबाडी, कुडियट्टम, देवाट्टम, ये तमिलनाडु के। ऐसा नहीं है अट्टम अट्टम तो केरल, लेकिन यहाँ पे कुबाडी अट्टम और देवाट्टम ये तमिलनाडु के डांस हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट है जो कि करंट अफेयर था। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड है। रिजर्वेशन टू वुमेन 33% जो कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए दिया गया है। और ये 120th अमेंडमेंट बिल था। नारी शक्ति बंधन एक्ट बोला गया इसे। फिर हम देखेंगे यूएस ओपन 2003 वुमेंस टाइटल जो है वो जीता है कोको गॉफ ने, जो यूएसए की हैं। और उन्होंने आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस की, उनको हराया। मेंस वाला नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन 1877 में सबसे ओल्डेस्ट है ये जो कप होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 2024 का मैन में जेनिक सिनर ने। फीमेल वाला आर्याना सबालेंका ने। फ्रेंच वाला जो है वो ये 2023 का है, कार्लोस अलकराज ने जीता। और वुमेन में जीता ईगा स्विएटेक ने। थैंक यू सो मच। और अगर इसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी थैंक यू। मैंने बहुत क्विक में जल्दी से रिवीजन हो जाए, तब भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। बाकी मैं इसे और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी।
थैंक यू एवरीवन।